हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पेपर सॉल्यूशंस। आज हम लोग देखेंगे सीटेट पेपर 2 7 जुलाई 2024 के क्वेश्चंस को, जिसमें कि सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा सीटीपी के सारे क्वेश्चंस को। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। तो ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले में मैंने सारे क्वेश्चंस का टिक पहले कर दिया है, ताकि हम लोगों को क्वेश्चंस को पेपर को सॉल्व करने में कम से कम समय लगे और हम लोग उसी ऑप्शन पर डिस्कस करें जो कि प्रश्न से संबंधित हो। ओके। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, इसका करेक्ट आंसर है, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। और इसका कारण लिखता है कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ए सही है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक या बालिका दोनों ही दबाव की स्थिति को महसूस करते हैं। लेकिन जो इसका कारण लिखा हुआ है कि यह जैविक भूमि से निर्धारित किया जा सकता है, तो ये आपका गलत होगा। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगति क्षमता रखती है। उसके माता-पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वो सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है आनुवंशिकता और वातावरण। कारण यह है कि पहले कि उसके माता-पिता पहले से ही संगीत के एक निपुण गायक हैं और जिस जगह उसे भेजा जाएगा, वह अपने आप को उस प्रशिक्षण के माध्यम से और बेहतर करने की कोशिश करेगी, जिस कारण उसका एक वातावरण बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आनुवंशिकता और वातावरण। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ, फिर आपका देखिए खाली स्थान है, विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा पर्यावरणीय कारक। ओके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस भी प्रश्न का व्याख्या करना होगा या जिस भी प्रश्न का ऑप्शन का मुझे एक्सप्लेनेशन करना होगा, मैंने उसको ऑलरेडी लिखा हुआ है, ताकि कम समय में हम लोग सटीक चीज़ों को देख सकें। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए शिक्षक को, तो पहले हमें यह समझना होगा कि समालोचनात्मक चिंतन होता क्या है। तो समालोचनात्मक चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें विचारशील और व्यवस्थित तरीके से जानकारी का विश्लेषण, मूल्यांकन और संश्लेषण किया जाता है। तो इस परिभाषा के आधार पे सबसे सटीक आंसर आपका होगा, ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। देखिए, इसमें एक शब्द लिखा गया है पर पहले ऑप्शन में कि केवल ऐसे सवाल पूछने चाहिए। तो जब भी किसी प्रश्न में उसके ऑप्शन का केवल शब्द आ जाए या सभी शब्द आ जाए, तो उसको आप टिक नहीं करिएगा। पहले पढ़ लीजिएगा उसको सही तरीके से, समझ लीजिएगा। अगर वो पॉजिटिव देता है तभी उसको टिक करिएगा, अदरवाइज नहीं टिक करिएगा। और देखिए, सेकंड ऑप्शन में बोला जाता है कि विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि ऐसे सवाल से बचना चाहिए, तो बचना जैसा कोई शब्द ऑप्शन से संबंधित नहीं होगा। तो आपका सबसे सटीक जो होगा ऑप्शन, वो होगा ऑप्शन नंबर 3। एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ
जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण की स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, तो वह इस माध्यम से बच्चों को प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। क्योंकि इसमें देखिए लिखा है इस प्रश्न में कि पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का वर्गीकरण, जिस कारण से इसका सटीक आंसर होगा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र को भी प्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यह अक्सर योग्यता के विधिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगॉस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी कभी किसी प्रश्न का ऑप्शन जो होगा, अगर वो सबसे बड़ा है और वह सकारात्मक उत्तर दे रहा है, उसका संबंध प्रश्न से है और आपको लग रहा है कि इसमें से मैं किसको टिक करूं, तो आप निश्चय ही जो क्वेश्चंस का आंसर होगा और वो जितनी सारी चीज़ें मैंने बताया उससे रिलेट करता है, तो आप उसे टिक करिएगा। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन करें, तो ये आपका सबसे सटीक होगा। ऊपर के भी ऑप्शन में कभी न कभी आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कन्फ्यूजन होगा, तो जो सबसे बड़ा होगा, सटीक होगा, सकारात्मक होगा, आप उसी पर ही टिक करिएगा। शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। और कारण लिखा जाता है इसका कि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। तो देखिए, ये तो सही है कि शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन इसमें एक नेगेटिव शब्द जोड़ दिया गया है कि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, जिस कारण से ए सही है परंतु आर आपका गलत होगा। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और शिष्टता किस विकास में शामिल है? तो यह एक प्रकार की मनोसामाजिक विकास होगा, क्योंकि समाज का संबंध भावना व्यक्तित्व से दिखाया गया है, तो जिस कारण से आपका करेक्ट जो ऑप्शन है वो मनोसामाजिक विकास है। और उसकी परिभाषा को मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि मनोसामाजिक विकास का तात्पर्य जीवन काल में भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन और स्थिरता से है। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित। ऑप्शन नंबर 3। अभी कथन लिखा गया है कि अभी स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं, और सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं, क्योंकि पहले हमको इसको कहने से पहले हमको समझना होगा कि सीखना क्या है। तो सीखना एक व्यापक और जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनुभव, अध्ययन या निर्देश के माध्यम से नया ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण या व्यवहार अर्जित करना शामिल होता है। और यहाँ पर भीतर कार्य करना चाहिए, स्कूलों के ढांचे के भीतर गलत होगा। सीखना एक अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक ये दोनों ही गलत होगा। क्योंकि एक बच्चा सीखने के कार्य को वह अपने वातावरण से, परिवार से
स्कूलों से, मित्रों से, सभी तरीके से वो हर चीज़ों को सीखता है। ले वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। ले वाइगोस्की के अनुसार जो उन्होंने भाषा और विचार के संबंध में एक मत दिया है, उन्होंने बोला है कि भाषा और विचार स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे पर आश्रित प्रक्रियाएं हैं, जो एक दूसरे को आकार देती हैं। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 4 सटीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, ये सबसे सटीक होगा। तो पहले आप मूल्यांकन समझ लीजिए। मूल्यांकन में शिक्षार्थियों के ज्ञान, कौशल, योग्यताओं और प्रदर्शन के बारे में जानकारी एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना, उसकी व्याख्या करना शामिल होता है। तो आपने जब तैयारी किया होगा तो आपने इसके बारे में और जाना होगा। तो जब आप इस ऑप्शन को देखेंगे तो आपको इसमें सबसे सटीक आंसर मानक संदर्भित मूल्यांकन लगेगा, क्योंकि साथियों के प्रदर्शन की तुलना करना ही इसमें सबसे सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। कैसे? दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की सहभागिता में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। कौन? मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। कैसे? क्योंकि विशेष उपकरणों या अनुकूलनों के बिना ये सामग्रियां उन्हें उपलब्ध नहीं की जा सकती हैं। अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है ब्रेल लिपि। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? तो बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि अगर आप कभी किसी प्रश्न का ऑप्शन सही सटीक टिक नहीं कर पा रहे हैं, तो जो प्रश्न सकारात्मक हो, सटीक हो और प्रश्न से संबंधित हो और बड़ा हो, उसी पर ही टिक करिएगा। उसमें अधिकतर चांसेस ये होते हैं कि वह सबसे सटीक होता है। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। तो पहले रचनावादी समझना होगा। तो रचनावादी शिक्षण इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थी अनुभवों और चिंतन के माध्यम से सक्रिय रूप से विश्व के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। यानी कि एक तरीके से अपने कंस्ट्रक्टिव माइंड के थ्रू वह कुछ न कुछ किसी अलग तरह का डिस्कवर करते हैं। तो इसके इसका सटीक आंसर होगा खोज आधारित। पठन वैकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है व्यवस्थित ध्यानात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। क्योंकि जब बच्चा किसी चीज को बोलेगा तभी वो समझ करके उसको समझेगा। जैसे कि अगर पठन वैकल्प से बच्चा जूझ रहा है तो एक व्यवस्थित तरीके से ध्यानात्मक प्रशिक्षण दिया जाए जिसको कि वो सुन के समझ सके। बिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि इसका सबसे सटीक आंसर है आपका पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है?
छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना सबसे सटीक रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वाधीनता के संदर्भ में सही है? तो पहले स्वाधीनता समझ लीजिए। तो मैंने वहाँ लिखा हुआ है कि स्वाधीनता एक जटिल स्थिति है जिसके निदान, समझ और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलू हैं। तो इसका सबसे सटीक आंसर है स्वाधीनता एक तंत्रिकी विकासात्मक विकार है। पियाजे और वाइगॉत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है कि यह दोनों ही लोग बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव को बताते हैं। अभी कथन है कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए कारण बताता है कि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। ये गलत है। इसका सटीक आंसर होगा ए सही है लेकिन आर गलत है। इस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। तो पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण एक सहयोगात्मक शिक्षण रणनीति है जिसमें छात्र बारी-बारी से शिक्षक और शिक्षार्थी बनते हैं। एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध के व्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। भावनाएँ व्यक्तिपरक और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं, ये बात गलत है। क्योंकि भावना जो है एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें शारीरिक प्रतिक्रियाएँ, व्यक्तिपरक अनुभव और व्यावहारिक अभिव्यक्तियाँ सभी शामिल होते हैं। जिन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्क से किस प्रकार भिन्न हैं, तो बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं जो कि जिन पियाजे से संबंधित होते हैं और उसमें गुणात्मक रूप को ही दर्शाया जाता है जिसको कि आप सटीक समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो जिसमें विशेषता के बारे में बात हो जाए तो जिसमें सबसे सटीक आंसर होगा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। विश्लेषणात्मक चिंतन एक संज्ञानात्मक चिंतन प्रक्रिया है जिसमें जटिल समस्याओं या स्थितियों को व्यवस्थित रूप से छोटे अधिक प्रबंधनीय भागों में विभाजित करके उनकी संरचना और संबंधों को समझाया जाता है। समावेशी इकट्ठा इसका सबसे सटीक आंसर होगा कि अलग-अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं और समावेशी शिक्षा जो है यह एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य सभी छात्रों को उनकी विविध आवश्यकताओं और पृष्ठभूमियों की परवाह किए बिना सीखने के अवसरों तक समान पहुंच प्रदान करना है। इसलिए अलग विभिन्नता का सबसे सटीक आंसर होगा। बच्चों शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। ये दोनों ही सही हैं और ये जो है कि आगे की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा है 7 जुलाई 2024 के सीडीपी पेपर 2 के सारे क्वेश्चंस को विथ एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसमें लाइक कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।